18 मार्च 2026 चंडीगढ़ सेक्टर 9। 21 साल के प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह उर्फ चीनी कुबेरी अपने वर्कआउट खत्म कर चुके थे। अपना वर्कआउट खत्म करके चमनप्रीत अपने ब्लैक एक्सयूवी में जिम के पार्किंग एरिया से निकले ही थे, तभी लाल टी शर्ट पहने एक आदमी आया और पागलों की तरह चमनप्रीत पर गोलियां चलानी शुरू कर दिया। इससे पहले कि चमनप्रीत कुछ समझ पाते, 7 गोलियां चमनप्रीत के सीने, पेट और बाई हाथ को छलनी कर चुके थे। चमनप्रीत अपनी जान बचाने के लिए कार का गेट खोल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इतनी गोलियां लगने से शरीर शॉक में था, इसलिए वो कार के अंदर ही गिर पड़े। हत्यारा तुरंत कार की दूसरी तरफ गया और 6 और राउंड फायर की। कुछ ही सेकेंड्स में कुल 13 राउंड फायर किए गए एक निहत्थे आदमी को मारने के लिए, जिसमें से 9 गोलियां चमनप्रीत को लगे और उसकी वही मौत हो गई। घर के छोटे बेटे को ऐसे खो देने के बाद घर वाले चमनप्रीत का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार ने कहा कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक वो चमनप्रीत का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि चमनप्रीत के मर्डर का असली मास्टरमाइंड चंडीगढ़ पुलिस के पकड़ से बहुत दूर विदेश में बैठा हुआ है। इस घटना के कुछ घंटों बाद बम्बिया गैंग के लीडर लकी पटियाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उसने चमनप्रीत सिंह की मौत की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसके नज़र में चमनप्रीत जैसे और भी लोग हैं जिनकी हालात वो चमनप्रीत जैसे ही कर देगा। ये साफ था कि चमनप्रीत एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का शिकार हुआ था। लेकिन क्यों? ये मर्डर बिजनेसमैन और गैंग्स की उस काले दुनिया का सच सामने लाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और चमनप्रीत उस अंधेरे दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वेलकम to my new crime documentary, The Broad Daylight Murder of Chamanpreet Singh in Chandigarh. चमनप्रीत सिंह का जन्म मोहाली के कुबेरी गांव में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के परिवार में हुआ था। परिवार के पास बेसिक ज़रूरतें की कमी नहीं थी, लेकिन चमनप्रीत के लिए ये काफ़ी नहीं था। वो एक अमीर आदमी बनने का सपना देखता था। बहुत कम उम्र में ही उसे समझ आ गया था कि अमीर आदमी बनने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला मसल पावर और दूसरा पॉलिटिकल पावर। इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी और वो था एक अच्छी फिजिक। 6 फुट 3 इंच के चमनप्रीत ने अपने करियर की शुरुआत में एक बाउंसर एजेंसी के लिए काम किया, जो नाइट क्लब्स को बाउंसर प्रोवाइड करती थी। और साथ ही ऐसी एजेंसीज पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन के दौरान, स्टूडेंट रैलियों और कैंपेनिंग के वक्त विरोधी पार्टी को डराने के लिए भी बाउंसर प्रोवाइड करती थी। इसका मतलब था कि ये बाउंसर एजेंसियाँ डायरेक्टली पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि चमनप्रीत के लिए ये परफेक्ट मौका था अपनी पॉलिटिकल कनेक्शन को बनाने के लिए। ऐसे स्टूडेंट रैलियों में चमनप्रीत की जान पहचान कई इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट लीडर से होने लगी। चमनप्रीत ने धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल कनेक्शन और लिंक्स बनाने शुरू कर दिए। 2012-13 में ऐसी ही एक स्टूडेंट रैली के दौरान चमनप्रीत की मुलाकात उस समय के स्टूडेंट लीडर गौरव पटियाल उर्फ लकी पटियाल से हुई थी। उस समय तक लकी पटियाल कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था, लेकिन उसके नाम पर मर्डर जैसे गंभीर आरोप थे। लगभग उसी समय से ही दोनों एक ही ग्रुप में उठने बैठने लगे थे। लेकिन 2017-18 में दोनों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। सितंबर 2016 में बम्बिया गैंग के लीडर देवेंद्र बम्बिया की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद लकी पटियाल बम्बिया गैंग का नया लीडर बन गया। और कहा जाता है कि वो आर्मेनिया चला गया और वहाँ से उसने अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ चमनप्रीत जिस बाउंसर एजेंसी में काम करता था, लीड बाउंसर, उसकी भी एक शूट आउट में मौत हो गई, जिसके बाद चमनप्रीत ने बाउंसर की नौकरी छोड़ दी और 2018 में प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गया। उसने न्यू चंडीगढ़ में नागरा रियल एस्टेट नाम से एक ऑफिस खोला। देखते ही देखते चमनप्रीत ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन और मसल पावर का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बिजनेस की दुनिया में तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर दिया था। 2022 तक चमनप्रीत चंडीगढ़ में एक मशहूर प्रॉपर्टी डीलर बन गया, जिसके साथ उसके लाइफस्टाइल में नोटिस करने वाला बदलाव आया, जिसे आप उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर आसानी से देख सकते हैं।
चमनप्रीत की लग्जरी कार्स को शो ऑफ करने से लेकर उसकी छुट्टियों के ट्रिप तक सब कुछ उसकी जिंदगी में अचानक आए सफलता को दिखा रहा था। लेकिन चमनप्रीत को नहीं पता था कि जिन कनेक्शन और पावर से उसने अपने लिए ये एम्पायर बनाया था, वही एक दिन उसके जिंदगी में श्राप बन जाएगा। और वो दिन बहुत जल्द आया। 2021 और 2022 में 2 बार लगातार चमनप्रीत ने अपने गांव कुबेहरी में कुश्ती टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां उसने बाबू मान जैसे बड़े पंजाबी सिंगर को इनवाइट किया था परफॉर्म करने के लिए। और यही वो पहला घटना था जिसके बाद चमनप्रीत लकी पटियाल के दुश्मनों में से एक बन गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी ली NIA द्वारा टेररिस्ट घोषित किया गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास माने जाने वाला गोल्डी ब्रार ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस गैंग की दुश्मन गैंग यानी बॉम्बिया गैंग के साथ मिलके विकी मिदुखेरा और उसके कजिन गुरलाल ब्रार को मारा था और ये उसका बदला था। अब पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री भी इन गैंग्स की तरह 2 ग्रुप में बटी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला ग्रुप और बाबू मान ग्रुप दोनों को म्यूजिक इंडस्ट्री का आर्च राइवल माना जाता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के फैंस के बीच फैन बैटल होते रहते थे। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में ये भी अफवाह थी कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बाबू मान ग्रुप ने खुशी में एक पार्टी की थी। इस घटना के बाद से ही बाबू मान को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही थी। 2022 के आखिर में चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ शूटर्स को पकड़ा भी था जो बाबू मान को मारने शहर आए थे। साफ था कौन सा गैंग बाबू मान को अपना दुश्मन समझता था। और ऐसे समय पे चमनप्रीत बाबू मान का शो ऑर्गेनाइज कर रहा था। पंजाब में हर जगह चमनप्रीत और बाबू मान के पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, जिसके लिए लकी पटियाल चमनप्रीत को ऑपोजिशन गैंग का करीबी मानने लगा था। इसलिए कई बार लकी पटियाल ने चमनप्रीत को फोन करके समझाया था ताकि चमनप्रीत लॉरेंस गैंग के लोगों से दूर रहे, लेकिन चमनप्रीत इस सुझाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ध्यान ना देने के पीछे एक ऐसा सिस्टम जिम्मेदार था जिसने ना सिर्फ चमनप्रीत की जान ली, बल्कि हमारे देश को भी अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा है। माना जाता है कि ऐसे कुश्ती या फिर कबड्डी टूर्नामेंट के जरिए गैंग्स के ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, क्योंकि कुश्ती और कबड्डी पंजाब में बहुत लोकप्रिय खेल है। IPL से भी ज़्यादा हज़ारों लोग इस खेल को टिकट खरीदते देखने के लिए आते हैं। इसलिए 2017 से पहले तक ऐसे टूर्नामेंट पंजाब सरकार ऑर्गेनाइज और मॉनिटर किया करते थे। लेकिन 2017 में पंजाब में सत्ता बदलने के बाद जब कांग्रेस पार्टी आई, तब नई सरकार ने इन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करना बंद कर दिया, जिसके बाद ये टूर्नामेंट इन गैंगों और देश के बाहर बैठे क्रिमिनल्स के लिए गैरकानूनी बेटिंग और झूठे स्पॉन्सरशिप के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट करने का घर बन गया था। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर यह परफॉर्म करने वाले सिंगर से उनके प्रोटेक्शन के लिए मोटा पैसा लेते थे, तो ये पैसा कमाने का एक सिस्टम बन गया था और चमनप्रीत इस सिस्टम का हिस्सा था। इसलिए रिस्क को समझते हुए भी चमनप्रीत लकी पटियाल के धमकियों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ये धमकियाँ तब सच हो जाता है जब चमनप्रीत ने कुछ लोगों के पैसे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए और एलिजेडली जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो चमनप्रीत ने उनके पैसे लौटाने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम 8 करोड़ की थी। अब चमनप्रीत की ये बदकिस्मती थी कि वो लोग लकी पटियाल के जान पहचान वाले निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक लकी पटियाल घटना के 10 दिन पहले से ही चमनप्रीत से पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन चमनप्रीत कहता रहा कि उसके पास पैसा नहीं है और वो खर्च हो चुके हैं। घटना वाले दिन भी जब चमनप्रीत जिम में था तो लकी पटियाल ने चमनप्रीत को वॉइस कॉल पर धमकाया था, जिसके बाद चमनप्रीत तुरंत जिम से बाहर निकल आया और शूटर्स का शिकार हो गया। पंजाब AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस घटना के सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक इनकाउंटर में हरियाणा के चौसला विलेज से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। राजन उर्फ पीयूष पहलवान और प्रीतम शाह दोनों लगातार लकी पटियाल के साथ एक इंक्रिप्टेड ऐप के जरिए कांटेक्ट में थे। इनकाउंटर के दौरान जब पंजाब AGTF ने शूटरों से सरेंडर करने को कहा तो शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।
जिसमें 2 शूटरों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने उन लोगों के पास से कई फॉरेन मेड गन्स और बहुत सारी बुलेट्स बरामद किए, जिसका मतलब था कि वे इन सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि इन शूटर्स के टारगेट पर कुछ हाई प्रोफाइल्स लोग भी थे, जिसके लिए लकी पटियाल ने अपने खास शूटर राजन को भेजा था, जो इस पूरे ऑपरेशन के लिए नेपाल बॉर्डर के रास्ते मलेशिया से भारत आया था। पुलिस को चमनप्रीत के गाड़ी से 70,000 कैश, 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ ज़मीन के कागजात मिले। एलिजिडली इनमें से कुछ कागजात गैरकानूनी और नकली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ये भी सबूत मिले हैं कि चमनप्रीत लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। पिछले 6 महीनों में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इन 3 शहरों में कुल 11 गनफायर की घटनाएं हुई है। इनमें से ज़्यादातर मामलों में शूटर 18 से 22 साल के थे और उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और देखा गया है कि ये यंग लड़के ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट पर गैंग्स के कॉन्टैक्ट में आए थे, जो दिखाता है इंडिया के कुछ स्टेट्स के यूथ कितना मिसगाइडेड है। इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की भी है। हमारे फिल्मों से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इन गैंग और गैंगस्टरों को इतने ग्लैमरस तरीके से दिखाते हैं कि कुछ यंग लड़के उन्हें ही अपना आइडल मान लेते हैं, और इस वजह से जेल में बैठे और विदेश में बैठे क्रिमिनल्स इन यंग लड़कों को क्राइम करने के लिए आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसलिए अगर हमें इन गैंग वॉर और गैंग किलिंग को रोकना है तो हमें सबसे पहले इन गैंगस्टरों के लाइफ्स को ग्लैमरस तरीके से दिखाना बंद करना पड़ेगा।